हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आंसर की को। इसका पेपर 31 मई को हुआ था। पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का अर्थ क्या होता है? तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट के आधार पर जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 है, रॉयल्टी किस प्रकार का अकाउंट है? तो ये आपका नॉमिनल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉयल्टी इज अ एग्रीमेंट बिटवीन फॉलोइंग पर्सन। रॉयल्टी किसके बीच में एग्रीमेंट होता है? तो ये एग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड और लेजी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो रॉयल्टी इज़ नॉमिनल अकाउंट, ये भी सही है। शॉर्ट वर्किंग इज़ एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, ये भी सही है। और सरप्लस इज़ एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, लेकिन शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्रूट आउट ऑफ मिनिमम रेंट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेड रेंट को और किस नाम से जानते हैं? तो मिनिमम रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट या प्रीपेड रेंट। तो इसे जानते हैं हम लोग मिनिमम रेंट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉयल्टी इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। रॉयल्टी किसके आधार पर गणना की जाती है? तो ये मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन या सेल्स के आधार पर। प्रोडक्शन और सेल्स नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिनिमम रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी इज़ बेस्ड ऑन। माइनिंग रॉयल्टी किस पे आधारित होता है? तो ये आधारित होता है जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा उसके आधार पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉयल्टी इज़ अ डैश टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी क्या होती है? तो उसके लिए वो इनकम होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें किस में होता है? हायर परचेज सिस्टम में। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जैसे वो लोग एग्रीमेंट करते हैं, और हायर परचेज में जब तक कि आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेजेस ऑफ न्यू मशीनरी विल बी शोन इन। नई मशीन खरीदी गई, उस पर जो भी मजदूरी दिया गया है वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? तो मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजेस द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। तो ये ट्रांसफ़र किया जाता है सस्पेंस अकाउंट में। ये क्वेश्चन भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज। हायर परचेज के टाइम पे एग्रीमेंट करते समय जो भी भुगतान किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। किराया क्रय में से अगर नगद मूल्य को घटा दिया जाए तो क्या बचता है? तो उसमें इंटरेस्ट बचता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवरेबल इज ट्रांसफर टू। अगर कोई लघु कार्य है उसको अब वो रिकवर नहीं किया जा सकता तो उसे कहाँ हस्तांतरित करते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ नॉट सिमिलर टू मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट के सिमिलर क्या नहीं है? तो लीज रेंट, फिक्स्ड रेंट, डेड या फ्लैट रेंट। ये तीनों मिनिमम रेंट का ही नाम होता है, लीज रेंट इसका नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम इफ़ द बायर फेल टू मेक फुल पेमेंट द वेंडर कैन। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है और यहाँ पे बोला है कि बायर पूरा पेमेंट नहीं करता है तो वो क्या कर सकता है? ये सू होगा, यानी कि केस कर सकता है। ड्यू, वो इंग्लिश गलत हो गया है। सू द बायर फॉर पेमेंट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द हायर परचेज सिस्टम द ओनरशिप ऑफ द गुड इज रिसीव्ड बाय द परचेजर। किराया क्रय प्रणाली में माल के स्वामित्व क्रेता द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। आफ्टर एग्रीमेंट होता है या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बाद। तो जितना भी इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट करने के बाद ही ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रायल बैलेंस इज़ अ प्रूफ ऑफ। ट्रायल बैलेंस किस प्रकार का प्रमाण होता है? तो ये होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, यानी कि गणितीय शुद्धता की बताता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? तो उस समय ओपन किया जाता है सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ हायर परचेज सिस्टम बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट द परचेजर कैन। हायर परचेज सिस्टम है और यहाँ पे अभी लास्ट पेमेंट नहीं हुआ है तो परचेजर क्या कर सकता है? यूज़ द गुड्स इन प्रॉपर कंडीशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उस सामान को वो बेच भी नहीं सकता है, सामान को ख़राब भी नहीं कर सकता, मॉर्टगेज भी नहीं कर सकता। तो ये तीनों नहीं होगा क्योंकि वो अभी तक ओनर नहीं बना है। तो सामान को सही ढंग से प्रयोग करेगा जब तक कि पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी मैंने सॉल्व करवाया था आपको। अमाउंट कुछ डिफरेंट था कि आपको निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS निकालना था। ओपनिंग स्टॉक 50,000
प्लस कर देंगे इसमें 4,50,000 प्लस 1,00,000 और उसमें से 2,00,000 रुपया माइनस कर देना था। तो इन सबको जोड़ करके जब आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4,00,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें से पूछा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंटीजेंट लायबिलिटी को दिखाया जाता है अकाउंटिंग में कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। तो फुल डिस्क्लोजर यानी कि पूर्ण प्रकटीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 है, टोटल एसेट दिए हुए हैं 2,00,000 के, कैपिटल 8,00,000 का दिया है, बोला है लायबिलिटी। ये मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 20,00,000 का आपका एसेट है और 8,00,000 का अगर इसमें से कैपिटल है तो लायबिलिटी कितने की होगी, 12,00,000 की। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस हिंदी में सही दिया था, इंग्लिश में यहाँ पे कैश लिखा है लेकिन कॉस्ट होगा। कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होगा उस पे किया जाता है। तो हिंदी में वो पूरा लिखा हुआ था, इंग्लिश में आधा ही लिखा हुआ है और गलत थोड़ा लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनटेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड। अमूर्त संपत्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इसका पार्ट नहीं है, बाकी इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, गुडविल और कॉपीराइट ये तीनों इसका पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सब फील्ड क्या नहीं है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये इसका क्षेत्र है। बुक कीपिंग इसका एक पार्ट होता है, इसके में एक काम आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। राजस्व आमतौर पर उस समय अर्जित माना जाता है जिस समय पे गुड की डिलीवरी की जाती है, यानी कि माल को बायर तक पहुंचा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है। क्रेडिटर आउटसाइडर होता है, गवर्नमेंट और पब्लिक ये सब आउटसाइडर होते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, इंटरनल होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट फाइनेंशियल कैरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय लेन देन नहीं है। परचेज ऑफ एसेट, कैश पे हम लोग खरीदे हैं एसेट को, क्रेडिट पे एसेट को खरीदे हैं और सैलरी दिए हैं, ये तीनों क्या है, मॉनेटरी टर्म्स का है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक करता है तो ये इसका पार्ट नहीं है क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स। कौन कौन लेखांकन जानकारी के उपयोग करता है। तो कर्मचारी, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर ये सब है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ। लेखांकन कौन से प्रकार के मदों को रिकॉर्ड करता है। तो जो मॉनेटरी यूनिट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, डबल एंट्री सिस्टम किसने बुक कीपिंग में फाइंड आउट किया था। तो ये है लुकास पेसियोली। क्वेश्चन नंबर 35 है, अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन। जो भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन पे अमाउंट खर्च किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल देकर के समझाया था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द बैलेंस शीट इज अ डैश ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर कंसर्न ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। जो बैलेंस शीट होती है वो क्या होती है। तो ये एक तरीके का विवरण होती है, पत्र होती है जिसके माध्यम से फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सेल्स आर इक्वल टू। सेल्स किसके बराबर है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। अब यहाँ पे बोला है कि सेल्स आपको निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका सेल्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, द एम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रिपरेशन करते हैं किस उद्देश्य से। ये होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कितना होने वाला ये देखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ड्राइंग किस प्रकार का अकाउंट होता है। तो ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल। जर्नल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, इसके लिए बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया जाता है। टू जनरलाइज द कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन नहीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सबको रिकॉर्ड करना। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से मिल गया हूँ। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्रॉस चेक कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।